नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। बहुत कठिन विषय होता है, लोगों की बहुत डिमांड थी कि इस पे कुछ वीडियो बनाऊं। तो बहुत मुश्किल विषय होता है, लेकिन बहुत आसानी से अगर हम समझ लेंगे, अगर इसमें इंटरेस्ट आ जाए। और इंटरेस्ट कैसे आता है ये आप सब जानते हो। इंटरेस्ट आता है जब हम किसी चीज़ को बारीकी से उसकी गहराइयों में घुसते हैं। जैसे आप देखते हैं, कभी आपने मूवी देखी होगी, और जब आप मूवी देखते हैं तो आप चैनल पलट रहे होते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं तो आपको ठीक से नहीं लगती। लेकिन कोई एक मूवी आप थोड़ी देर देखने लगें, 15 मिनट 20 मिनट भी मूवी देखने लगें, वो मूवी अच्छी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट आने लगता है। और तब तक ही कोई चीज़ मुश्किल होती है जब तक इंटरेस्ट ना आ जाए। ठीक है? तो जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना, पहली बार क्रिकेट खेला होगा, आपको मुश्किल लगा होगा, नहीं लगी होगी बॉल। ठीक है? तो आपका जो फ्रेंड है ना, पड़ोस में खड़ा होता है, कहता है रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं लगेगी। लेकिन आप क्या कहते हो उससे? अरे एक बार और ट्राई करने दे, लगेगी क्यों नहीं, दोबारा ट्राई करते, दोबारा भी नहीं लगती। आपका फ्रेंड कहता है मैंने पहले ही कहा था नहीं लगेगी, मत ट्राई कर। बोले लगेगी कैसा ना, इस बार तो पक्का लगने वाली है। और करते करते तीसरी चौथी पांचवी बार उसकी बॉल जो है लग जाती है। तो यही है कि उसने प्रयास किए, हार नहीं मानी। वहाँ हमने हार नहीं मानी तो यहाँ क्यों हार मानेंगे, यहाँ भी समझेंगे। ठीक है? तो उसी मूवी की तरह इंटरेस्ट जगाएंगे और उसी क्रिकेट की बॉल की तरह, बैट की तरह वैसे ही प्रयास भी करेंगे, तो आराम से हर चीज़ समझ में आ सकती है। चलिएगा, बहुत शानदार विषय है, अच्छा विषय है। और खासकर वो उन लोगों के लिए विषय अच्छा है जो मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए तो बहुत शानदार विषय है। और हर किसी के लिए है। क्यों? मैं ये बताऊंगा। परिवार को भी चलाओगे तो भी तो मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए भी शानदार विषय है ये। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र, इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थ, आर्थिक सुना होगा आपने, अर्थ से आर्थिक से। वैसे ही आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा। कहते हैं ना आर्थिक न्याय चाहिए हमको, पैसे से न्याय चाहिए, आर्थिक क्रियाएं करनी है, पैसे की क्रियाएं, यानी कि पैसे का शास्त्र कह दूं तो बुराई नहीं है। अर्थशास्त्र को मैं क्या कह सकता हूं? पैसे का शास्त्र। मैं इसको मैनेजमेंट भी कहता हूं। क्यों? इसको भी हम समझेंगे। अगर बात करें इसकी ओरिजिन की, उत्पत्ति की, तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है इकोनोमिया वर्ड से। इकोनोमिया, ठीक है, इसको के लिखा गया है उसी भाषा में, ग्रीक भाषा जिसको हिंदी में यूनानी भी कहते हैं। तो इस यूनानी ग्रीक भाषा से एक शब्द निकला है इकोनोमिया, और उसी इकोनोमिया से इकोनॉमिक्स बनी हुई है। और उसका अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब संपत्ति, पूंजी, पूंजी का प्रबंधन। मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, कैसे पूंजी का प्रबंधन है, इस चीज को समझते हैं एक लाइन में। बोले साहब, मैनेजमेंट, पूंजी यानी पैसे का प्रबंधन कर लेना, पैसे का मैनेजमेंट कर लेना, वही इकोनॉमिक्स सिखाती है। कैसे? जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि आपके घर में 4 लोग हैं, और 4 लोग में पिताजी कमाने वाले हैं 20,000 रुपये। मान लेते हैं पिताजी की सैलरी आती है 20,000 रुपये, और 4 लोग हैं। ठीक है? कौन कौन है? एक आप, एक तो पिता हैं, ठीक है, दूसरा कौन है? माता होंगी, और मान लेते हैं एक तो बेटा है और एक बेटी है। ये 4 लोग हैं मान लेते हैं। ठीक है? तो अब 4 लोगों में 2,000 रुपये का मैनेजमेंट करना, सॉरी 20,000 रुपये का मैनेजमेंट करना है। कैसे मैनेजमेंट करें? और ऐसे मैनेजमेंट करें कि किसी को आपत्ति ना हो, सबका काम चल जाए। तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। क्या सरल है? बोले 4 लोग हैं। हाँ जी, 4 लोग हैं। 4 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में 5-5 हज़ार बांट दो, सिंपल हो गया मैनेजमेंट। 5,000 पिता के, 5,000 माता के, 5,000 बेटा के, 5,000 बेटी के, 5 चौक 20, अपने आप खर्चे करें, अपने आप मैनेज करें। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्यों सही नहीं है? इसकी पीछे वजह है कि भाई 5-5 हज़ार बांट दोगे, लेकिन ज़रूरतों के हिसाब से। देखो, मैनेजमेंट ऐसे कहा था जितनी ज़रूरत उतना पैसा, उतनी सेविंग भी करनी। जैसे मान लेते हैं पिता को 5,000 चाहिए थे, चलो ठीक है, 5,000 पिता को चाहिए होते महीने के खर्चे के लिए, आपने 5,000 दे दिए, ठीक है, पिता का काम चल गया। मान लेते हैं माता, चलो माता को 5,000 का काम चल जाएगा, चलो मान लेते हैं कि चल गया। और लेकिन मान लेते हैं बेटी है, लड़की है, अब लड़की के खर्चे 5,000 मान लेते हैं ब्यूटी पार्लर जाना, उसको खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। और लड़कियों के खर्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या 5,000 काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। अरे उससे चाहिए थी मान लेते हैं 8 की, और आपने दे दी उसको 5, कमी पड़ गई 3 की, यानी मैनेजमेंट नहीं हो पाया पैसे का। और बेटा
जो कि आवारागर्दी करता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, शराब पीता था, उसको तो 5,000 नहीं 2,000 में भी काम चल जाता उसका, लेकिन आपने उसको दे दिए 5। तो ये मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया। जिसको जितनी ज़रूरत उसके हिसाब से मैनेजमेंट कर लेना, यही इकोनॉमिक्स सिखाता है। और यही होता है कि अगर दुखी देखो, यहाँ लड़का दुखी है, यहाँ लड़की भी दुखी है। क्यों दुखी हैं? 20,000 में भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा ठीक से। कहते ना कि कोई 20,000 में भी दुखी है और 2,000 में भी खुश है। किसी को 1 लाख की आमदनी ना घर में, तभी वो परेशान है। और कोई 10,000 रुपये भी कमाता है, उसमें भी मैनेजमेंट कर लेता है, खुश रहता है, मस्त रहता है। तो आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी इनकम कमा लो, अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आता, अगर आपको मैनेज करना नहीं आता, और वो कौन सिखाएगा? इकोनॉमिक्स सिखाएगी मैनेज करना, मैनेजमेंट। आप एक तरीके से मैनेजमेंट सीख जाओगे, आप बिजनेस सीख जाओगे इकोनॉमिक्स के जरिए, अगर आपने पूरी पढ़ ली तो। और मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमिक्स कि कोई विशेष बुक तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कहा कि जो मैंने पढ़ा है, मेरे नोट्स पढ़ लोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत मेहनत से रहा है, क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्ट रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए कि सही मैनेजमेंट ये नहीं था। तो मैनेजमेंट का यानी पूंजी का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, यही क्या सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो मैनेजमेंट के लिए देखो है क्या, इकोनॉमिक्स में भी क्या है? इकोनॉमिक्स ये सिखाता है कि भाई हमारे पास रिसोर्स क्या हैं? सीमित हैं। हमारे पास संसाधन जो हैं वो हैं सीमित, बहुत कम संसाधन है हमारे पास, और कम संसाधन में हमें मांग और पूर्ति दोनों करनी है। मान लेते हैं सरकार के पास भाई कम रिसोर्स हैं, जैसे कम वैकेंसी हैं, लेकिन भाई निकालनी है, और लोगों की डिमांड ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उसको सही तरीके से मैनेज करना ये सरकार का काम है। बजट ऐसा बनाना कि सबका काम चल जाए, कोई एक सेक्टर ना रोए कि साहब रेलवे को तो आपने दे दिया, लेकिन कृषि के लिए नहीं दिया, खेती के लिए, किसान के लिए कम किया है, ऐसा शिकायतें आती रहती ना। तो वो सही बजट, ऐसा बजट जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ हो, और सबके लिए कुछ ना कुछ ना हो, जरूरत के हिसाब से हो, जिसको जितनी जरूरत उतना मैनेजमेंट हो, वही तो बजट में बनता है। तो वो कौन, इसलिए तो कहते हैं ना, जो लोग बहुत होशियार होते हैं ना इकोनॉमिक्स में, जैसे मनमोहन सिंह, अगर आप पढ़ गए ना, सही में मनमोहन सिंह बन जाओगे, ढंग से पढ़ लिया आपने इकोनॉमिक्स, तो मनमोहन सिंह बना दूंगा। हाँ, मांग और पूर्ति के हिसाब से संसाधन कम जरूर हैं, लेकिन कम संसाधन, जैसे एक सिंपल है, दुर्लभ संसाधन में बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को उपयोग में ले आना कम संसाधन में, वही मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि जैसे कहा ना, 20,000 रुपये को भी आपने ऐसे मैनेज कर दिया कि किसी को कोई रोए नहीं, किसी को दिक्कत ही ना, किसी को परेशानी नहीं, सब खुश हैं। और 1 लाख को भी आप मैनेजमेंट, अगर मैनेज करना नहीं आता, तो आपको मैनेजमेंट नहीं आता, तो 1 लाख में भी खुश नहीं है। वही चीज़ होती है। अगर बात करें कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत किसने की थी, तो एडम स्मिथ ने की, आप सब जानते हो। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहता है, पिताजी कहा जाता है इकोनॉमिक्स के। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे वजह बताता हूँ। इन्होंने एक किताब लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, से पूछी जाती है, 1776 में लिखी गई। अच्छा, दरअसल ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था। इसी 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिका स्वतंत्र हुआ, और जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ वैसे ही किताब आ गई, और अमेरिका के लिए तो वरदान साबित हो गई। क्यों? इससे पहले अधिकतर राज्य जो थे वो राजतंत्र में थे, गुलाम हुआ करते थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो वहाँ पर हुआ क्या कि राजतंत्र में क्या होता था, राजा की जैसी मर्जी वैसे चलता था। अपनी मर्जी से आप उत्पादन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से उसके प्राइस, कीमत नहीं निर्धारण कर सकते, तो राजा के बस में थी सारी चीज़ें राजतंत्र के अकॉर्डिंग। लेकिन जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसी टाइम एक किताब आई, और एडम स्मिथ ने कहा कि भाई जनता को मौका मिलना चाहिए, बाजार को मौका मिलना चाहिए, बाजार अपने हिसाब से प्राइस तय करे, अपने हिसाब से उत्पादन करे, कितना उत्पादन करना है, क्या कीमत रखनी है, कितना जो है उसका प्राइस क्या रखना है, ये सारी चीज़ें केवल बाजार के हाथ में हो, ना कि राजा के हाथ में, ना कि राजतंत्र में, ना कि सरकार के हाथ में। किसके हाथ में हो? बाजार के हाथ में, बाजार के कंट्रोल में हो, व्यक्तिगत कंट्रोल हो। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो है सुधार होगा, इकोनॉमी में सुधार होगा, और कहीं ना कहीं से ये बेहतर होगा। या यूँ कहें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए जोर दिया इन्होंने, और लपक ली अमेरिका ने तभी। इसलिए अमेरिका ने तुरंत पकड़ ली, उन्होंने जैसे किताब पढ़ी, उन्होंने ये तो बहुत बढ़िया बात कह रहा है भाई, स्वतंत्र देश में तो ये सबसे अच्छा है। और जैसे अमेरिका ने पकड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, वैसे ही सारे यूरोपियन राष्ट्रों ने पकड़ लिया। अधिकतर राज्यों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है भी, और वो राज्य जो विकसित हैं उनमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है। अच्छा, इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट ये है, इकोनॉमिक्स को अक्सर 2 तरीके से पढ़ा जाता है। जो विकसित देशों के लोग होंगे ना, वो इकोनॉमिक्स को ऐसे पढ़ते हैं कि भाई अमीर बनना है, पैसा कमाना है, मैनेजमेंट सीखना है, बिजनेस करना है, वो ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं।
और जो विकासशील देश होते हैं लाइक भारत, इंडिया, वो ऐसे पढ़ते हैं कि एग्जाम पास करना है बस, मतलब पेपर में क्वेश्चन कौन सा आएंगे बस इतना बता दो, और हमें नहीं पता, हमें समझ में नहीं आती इकोनॉमिक्स। इसलिए हम पीछे भी हैं। जिस दिन हम इकोनॉमिक्स समझ गए ना, जिस दिन हम मैनेजमेंट समझ गए, तो हम भी विकसित देशों में शामिल हो सकते हैं। अगर देखा जाए, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक तो इकोनॉमिक्स सुना होगा और आपने एक सुना होगा इकोनॉमी। दोनों में क्या अंतर है? दरअसल इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, सिद्धांत है, ठीक है, और उस सिद्धांत का प्रैक्टिकल नेम जो है ना वो इकोनॉमी है। जैसे इकोनॉमी कोई शब्द होता ही नहीं है सही मायने में, जैसे किसी खास क्षेत्र से अगर उसका नाम जुड़ जाता है तो उसको इकोनॉमी कहते हैं। जैसे भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारत हटा दें तो इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका हटा दे तो अमेरिका इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी खास क्षेत्र से जुड़ जाने के बाद उसको इकोनॉमी कहा जाता है, वरना इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं होता। इकोनॉमिक्स तो थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसको ये सिखाती है कि कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे दुर्लभ संसाधन में, कम संसाधन में, सीमित संसाधन में अधिक से अधिक उत्पादन करना है। ये हमें थ्योरी सिखाएगी इकोनॉमिक्स। तो समझ में आ गया, इकोनॉमी दरअसल एक प्रैक्टिकल का नाम है, प्रैक्टिकल नेम है और कुछ नहीं है। किसी खास क्षेत्र से, किसी खास जगह से, किसी खास देश से जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाती है? इकोनॉमी बन जाती है। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के दो भाग होते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो। माइक्रो को व्यष्टि कहा जाता है, माइक्रो मतलब छोटा, है ना, और मैक्रो को समष्टि कहा जाता है। व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत, समष्टि मतलब सब, नाम से पता चल रहा है। व्यष्टि का मतलब जहाँ व्यक्तिगत इफेक्ट पड़े, किसी भी चीज़ का प्रभाव पड़े, और जहाँ सब पे प्रभाव, सब लोगों पे प्रभाव पड़े, पूरे देश पे, पूरे होल पे प्रभाव पड़े, सब पे प्रभाव पड़े, वो क्या होता है? समष्टि होता है, सम, सबका सम, ठीक है। अगर बात करें तो व्यक्तिगत या प्रति व्यक्ति पर फर्क पड़ता है। जैसे किसी को कोई ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, तो कितनी डिमांड होनी चाहिए, क्या डिमांड है, कितनी सप्लाई होनी चाहिए और कितनी कीमत रखें, इन तीनों चीज़ों का फर्क किस पर पड़ता है? व्यक्ति पर पड़ता है, पूरे पर्सनल पर। पूंजीवादी, देखो इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसने बताया? एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत पर जोर दिया। बोले साहब पर व्यक्ति पर जोर देना चाहिए, देश से मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में सुधार हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना मूल्य, अपने प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारण कर पाए, ये उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए। इसीलिए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी जो फादर हैं वो कौन है? एडम स्मिथ। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के भी और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों के पिताजी कौन है? एडम स्मिथ। अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे राष्ट्र से फर्क पड़ता है इसका। जैसे अगर इन्फ्लेशन की बात करें, जैसे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहते हैं इसको, ये पूरे देश पे फर्क पड़ता है। जैसे होती क्या है इसको ये समझते हैं। आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ प्राइस जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं, कीमत में उछाल आने लगता है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, लाइक जैसे मोबाइल ले लेते हैं। अब मोबाइल, पहले कोई मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल जो हमें 10,000 में मिलता था, अब मान लो अचानक उसमें उछाल आ गया, 15,000 का मिल गया, 20,000 का मिल गया। अब 20,000 का मोबाइल हो गया है, क्या वो पर व्यक्ति के लिए हुआ, किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति के लिए हुआ है? जैसे अब ऐसे तो कोई व्यक्ति अगर पर व्यक्ति के लिए होता तो व्यक्ति रोने लगता, परेशान होने लगता। मान लीजिए शर्मा जी है, शर्मा जी कहेंगे भाई गरीब आदमी हूँ मैं, तो अच्छा खास 10 में मिलता था, अब मैं 20 में कैसे ले लूँ? नहीं, शर्मा जी फर्क नहीं पड़ने वाला उसका, पूरे देश में फर्क पड़ने वाला, वो 20 सबके लिए है। और जब सबके लिए है तो काय में शामिल करेंगे उसको? मैक्रो में, ठीक है, यानी कि सब पे फर्क पड़े इसका। इन्फ्लेशन समझ में आ गया। जैसे बजट, अब कोई बजट तैयार किया जाता है तो वो सबका ध्यान रखा जाता है। किसान का मतलब कोई एक किसान नहीं, सारे किसान, सारा रेलवे, ठीक है, सारा और चीज़ होती है, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी खास जो है क्षेत्र हो, तो वो सबका प्रभाव पड़ता है, सबका ध्यान रखा जाता है। जब भी बजट बनाया जाता है तो बजट में ये रखा जाता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जिसमें देश पे, पूरे राष्ट्र पर सब पे प्रभाव पड़े उसको काय में रखते हैं? माइक्रो में, ठीक है। तो बजट पूछता है इनमें से कौन सा पार्ट किस चीज़ का है, बोलो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कौन सा? इन्फ्लेशन का है, मैक्रो का या माइक्रो का? तो आपको याद रखना, जिस पे सब पे प्रभाव पड़े वो काय पे है? मैक्रो पे। बेरोजगारी, जैसे बजट का और मान लो, बजट में और देख लें, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति रामू है, और रामू व्यक्ति कहता है भैया मेरा बजट तो बहुत कम है, मेरा बजट कहाँ ये चीज़ खरीदने के लिए, सरकार ने तो ऐसा कर दिया। तो कि सरकार उस रामू पे केवल एक रामू के हिसाब से अपना बजट कम कर देगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसको सबको देखना है। बेरोजगारी, किसी एक मालिक, मुझे भैया नौकरी चाहिए, मैं चला जाऊँ किसी के पास, सरकार के पास, मुझे नौकरी चाहिए,
तो क्या सिर्फ मुझे दे देगी? नहीं, उसको सबको देखना है, सबके लिए वैकेंसी निकालेगी बाकायदा, सबके लिए वो जो चीज़ पर सबका प्रभाव पड़ता हो उस चीज़ को देखेगी, किसी व्यक्तिगत को नहीं देखेगी। यहाँ व्यक्तिगत दिखाया जा सकता है, जैसे गरीबी, उसने कार्ड बना रखे हैं, बीपीएल ये सब कार्ड बना रखे हैं, एपीएल बीपीएल, उसके हिसाब से गरीबी निर्धारण कर रखा है, एक जो है लोगों के हिसाब से कि कौन गरीब है कौन नहीं, गरीबी के हिसाब से गरीब के लिए क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, लगभग एक कैटेगरी बांट रखी है, उसके हिसाब से काम होता है, लेकिन पूरे देश के लिए काम होता है, तो सब में शामिल है। टैक्स सब पे लगाया जाता है, सब में शामिल है, पूरे देश पर फर्क पड़ता है। राष्ट्रीय आय पूरे देश की काउंट की जाती है, सब पे फर्क पड़ता है। जनसंख्या पूरे देश की काउंट की जाती है, सब पे फर्क पड़ता है, सब काय में है, समष्टि में है, ठीक है। और बात करें इसके फादर कौन है, तो जे.एम. कीन्स इसके फादर हैं, याद रखना। मैक्रो के जे.एम. कीन्स और व्यक्तिगत यानी कि माइक्रो के एडम स्मिथ हैं। तो समझ में आ गया दोनों की चीज़ें, अंतर क्या होता है, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। सेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? 3 तरह के सेक्टर होते हैं। प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कच्चा माल जो होता है ना, तैयार किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कच्चा माल। जैसे कृषि कायम आता है प्राथमिक क्षेत्र में। क्यों? कृषि वो सोर्स है जिससे कि माल बनाने की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। अब कृषि से कुछ भी बन रहा होगा, जो बन के प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, जैसे कुछ भी है, कृषि से कुछ भी बन रहा है, खेती हमने की और खेती करने के बाद उसमें से जो प्रोडक्ट बन के आया वो तो कायम है, प्राथमिक क्षेत्र में है। लेकिन उससे कुछ और बन जाता है, वो कायम आ जाता है, उद्योग बन जाएगा कुछ ना कुछ इसका, तो कायम आ जाएगा सेकेंडरी क्षेत्र में। और एग्जाम्पल है जैसे पशुपालन, ये कायम आता है प्राथमिक में, कृषि प्राथमिक में, मत्स्य पालन प्राथमिक में, मुर्गी पालन प्राथमिक में, क्योंकि सबके ना सब ना स्टार्टिंग एरिया हैं, सब शुरू के क्षेत्र हैं, शुरू में जिसमें काम किया जाता है। जैसे मुर्गी पालन, अब मुर्गी पालन क्या, मुर्गी होगी तो चिकन बनेगा, है ना, मुर्गा होगा तो चिकन बनेगा, तो मुर्गी कायम आ गई प्राथमिक में, चिकन बन के तैयार हो रहा है, हम खा रहे हैं उस चीज़ को, उद्योग हो रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो कायम आ जाएगा उसी चीज़ को सेकेंडरी में। और एग्जाम्पल समझे जैसे रेशम। अब रेशम है, रेशम जो होती है वो काय की है, प्राथमिक क्षेत्र में शुरू में होती है स्टार्टिंग में, लेकिन रेशम से बन के क्या तैयार हो जाता है, कपड़ा। तो जब रेशम से कपड़ा बन के तैयार हो रहा है तो कपड़ा काय में आ गया साहब, उद्योग में, और जो काय में आ गया द्वितीय क्षेत्र में। क्लियर? जैसे खनन किसी चीज़ का, जैसे कोयले वो होती हैं माइंस जिसको कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, जैसे कोयले की खान या कुछ भी चीज़ें या कोई प्रोडक्ट जैसे बनाया जाता है, स्टील है, लोहा है, हमने खोदते खुदाई के बाद हमें उत्पत्ति होती है। मान लेते हैं जैसे लोहा है ना, लोहे को खोदा, स्टील को खोदा, लोहे को खोदा, उसके बाद लोहा मिला हमको, और लोहा स्टील से हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया। मान लेते हैं बाइक बना ली हमने, मोटरसाइकिल बना ली, तो मोटरसाइकिल साहब उद्योग में आएगी, बिजनेस में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में, इसको उद्योग में सेकेंडरी क्षेत्र में आ जाएगी। यानी कि जिससे बन जाता है कुछ, वो क्या होता है सेकेंडरी में, और जो कुछ बनाने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है वो प्राइमरी में, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर बात करें तृतीय क्षेत्र में, ये समझ में आ गया, जिसे बनाने के लिए कुछ चाहिए वो प्राथमिक, जिससे कुछ बन जाता हो वो द्वितीयक, और तृतीय समझते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, समझना है। यहाँ हमने किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज किया वो इसमें आ गया, मटेरियल लगाने के बाद क्या चीज़ बन के तैयार हो गई, जिसका उद्योग किया वो इसमें आ गया। और उस उद्योग को, जैसे एक एग्जाम्पल लें, मान लेते हैं अगर आपको कपड़ा लेना है, बाइक लेनी है, तो बाइक लेनी है, मान लीजिए मोटरसाइकिल लेनी है, बाइक लेनी है, तो आप फैक्ट्री में नहीं जाते ना, कहाँ जाते हैं, शोरूम में जाते हैं। तो मतलब उस उद्योग को जनता तक पहुंचा देना ही तृतीय क्षेत्र का काम है। उस उद्योग को जनता तक पहुंचा देना तृतीय क्षेत्र का काम होता है। जैसे बैंकिंग सेवा, ये यूं कहे ना, सेवा है सीधा। सेवा कैसे है, सेवा का मतलब होता है आप गए, आपने कोई चीज़ ली, उसके बदले में कुछ कीमत अदा कर दी, कुछ पैसे दे दिए, वो सेवा है। आप जाते हैं बैंक में, कुछ पैसा जमा करते हैं, उसके बदले आपको जो है क्या कहते हैं, ब्याज मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो ये बैंकिंग जो है सेवा में। कॉल सेंटर, आप जाते हैं, कहते हैं, पूछा ना था, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये पूछा जाता है। कोई सेवा है, वो भी तो सेवा है। आप गए, आपने कुछ चीज़ें उनसे पूछी या कुछ प्राइस दिए, उसके बदले में आपको कुछ मिला, गिव एंड टेक, वो क्या होता है, तृतीय अर्थव्यवस्था में। चिकित्सा है, आप जाते हैं, पैसे अदा करते हैं, वो डॉक्टर आपका इलाज कर देता है। पर्यटन है, आप जाते हैं, पैसे अदा करते हैं, घूमने आते हैं, एंजॉय करते हैं। शिक्षा है, आप जाते हैं, पैसे अदा करते हैं, टीचर आपको पढ़ा देता है, सेवा है। बीमा है,
पैसा जमा करते हैं, उसके बदले में आपको लास्ट में जाकर कुछ पैसा दे दिया जाता है, सेवा है। कंपनियां में भी ऐसे कोई काम होता है, जाते हैं कंपनी से कोई चीज़ लेते हैं और उसके बदले में पैसा अदा करते हैं, सेवा है। तो ये सब सेवा क्षेत्र हैं और सेवा क्षेत्र ही क्या कहलाते हैं, तृतीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो तीनों में क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का बढ़िया एग्जाम्पल है वो भारत है। यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है वो भारत में। जैसे क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र क्या, कृषि क्षेत्र है। हमारे यहाँ तो 50% से ज़्यादा जो है कृषि होती है। हम तो कृषि पे ही निर्भर है ना। 50% से ज़्यादा जनसंख्या तो काय पे निर्भर है, कृषि पे। इसलिए हमको कहते हैं कृषि प्रधान देश है हम लोग। तो हमारे यहाँ तो कृषि से ज़्यादातर जो है कहते हैं चीज़ें का उत्पादन होता है, या यूँ कहें कि इसकी भरपाई होती है प्राथमिक क्षेत्र से। उद्योग की बात करें तो चाइना, चीन सबसे ज़्यादा उद्योग पर निर्भर है। आपने देखा ही हो, छोटे छोटे प्रोडक्ट बना देते हैं, सस्ते सस्ते प्रोडक्ट कौन तैयार करता है, चाइना तैयार करता है। तो उद्योग यानी कि द्वितीय क्षेत्र पर कौन निर्भर है, चाइना। प्राथमिक क्षेत्र पर कौन निर्भर है, इंडिया। और तृतीय क्षेत्र के सेवा पर निर्भर कौन है, अमेरिका। अमेरिका तो 90% इस पर निर्भर है, 90%। बाकी चीज़ें बहुत कम होती हैं, सेवा से काम चलता है। और फिर भी देखो उनकी जो इकोनॉमी कितनी बढ़िया डेवलप है। और लगभग अगर चीन की बात करें तो चीन का अपना लगभग 70-80% इस पर डिपेंड करता है, वो उद्योग पर। और भारत का पे डिपेंड करता है, भारत कृषि पर। लेकिन भारत को कृषि से आय नहीं होती है, जीडीपी में कृषि से ग्रोथ नहीं मिलती है, केवल 15% मिलती है। भारत में तृतीय क्षेत्र के लोग केवल 10% जो काम करते हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान देते हैं ये लोग 60 से 70%, 60% तक योगदान देते हैं। तो भारत में जीडीपी किससे मिलती है सबसे ज़्यादा, तृतीय क्षेत्र से मिल रही है। बेशक लोग कम है लेकिन मिलती ज़्यादा जीडीपी का, यही लोग अदा करते हैं। ये बेचारे कहाँ अदा करते हैं, लोन माफ हो गया, ये सब चीज़ें हो जाती है, किसान बेचारे पे कहाँ पैसा होता है, सरकार ले लेती है थोड़ा बहुत। लेकिन 15% के आसपास जीडीपी में योगदान रहता है किसानों का या कृषि क्षेत्र का। तो कुल मिलाकर अगर एक लास्ट में जाकर एक चीज में निकालूं कि कौन से क्षेत्र बढ़िया है बढ़िया इकोनॉमी के लिए, या जिससे बढ़िया जीडीपी मिले, बढ़िया ग्रोथ हो जाए, देश और ज़्यादा विकसित हो जाए, तो शायद सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन अपने अपने हिसाब से चाइना, जैसे अमेरिका एग्जाम्पल है तृतीय क्षेत्र का, वो ग्रोथ कर रहा है, कितना डेवलप कंट्री है। अगर बात करें द्वितीय क्षेत्र की तो चाइना का डेवलप कंट्री है। तो ये किसी एक को नहीं कह सकते, किसी एक को नहीं कह सकते कि कोई एक क्षेत्र, जो तीनों क्षेत्रों में बढ़िया होगा वो ज़्यादा कार्यरत होगा। लेकिन अगर देखा जाए आज के हिसाब से तो द्वितीय तृतीय क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो ये दोनों और ज़्यादा बढ़िया हैं। लेकिन फिर भी तीनों जिसके स्ट्रांग होंगे वो बहुत बढ़िया काम करेगा। भारत का तो कौन सा स्ट्रांग है, भारत को हमें इसी से मिल रही है जीडीपी, लेकिन हमारे यहाँ नौकरियाँ, बेरोजगारी बहुत है, नौकरियाँ बहुत कम है। चलो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो तो पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार समझने वाले हैं, बहुत बढ़िया समझने वाले हैं। और समझेंगे कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों रखी गई, भारत में क्यों नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रखी गई, और कौन सी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक्स की शुरुआत हमने कर दी है, एक परिचय किया है छोटा सा। और आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप करेंगे इस चीज़ को तो मैं आगे और अच्छी वीडियो आपको लाऊंगा। ठीक है, नमस्कार।